एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में है आपके पास बैलेंस शीट एक्स वाई लिमिटेड की 2 सालों की, और आपको बनाने हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले वो सारे नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं जिसमें हमें मिसिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ढूंढनी होती है। तो आपके पास जो एसेट्स हैं उनके हम अकाउंट बना लेंगे। तो आपकी एसेट आ रही है, एक तो मशीनरी। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है आपका 5,10,000 और क्लोजिंग है 7,50,000। इसे ध्यान से रीड करना और ध्यान से फिल करना। ओपनिंग आपका ये वाला है 5,10,000 और क्लोजिंग 7,50,000। कई बार हम गलती से इसे ओपनिंग ले लेते हैं और इसे क्लोजिंग, आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो अब ओपनिंग लेने के बाद अब इसके साथ आपके पास और इन्फॉर्मेशन क्या है, वो आपको नोट्स टू अकाउंट से मिलेगी। तो यहाँ पर लिखा है कि आपने डेप्रिसिएशन लगाया है इस साल 30,000 का। तो 30,000 का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो आपका एसेट की वैल्यू घट रही है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट साइड पर डेप्रिसिएशन लिखो 30,000। अब देखो क्या और कोई इंफॉर्मेशन है, कोई सेल परचेज की इंफॉर्मेशन है, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है आपका 7,80,000। तो 7,80,000 का टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो इसका मतलब डिफरेंस जो आएगा वो डेबिट साइड पर आएगा 2,70,000 का। और डेबिट साइड का डिफरेंस है, इसका मतलब हमने क्या की है, वो एसेट परचेज की। तो आपने इस साल और मशीनरी खरीदी 2,70,000 की। कि आपको मिसिंग इंफॉर्मेशन चाहिए थी, मिल गई। इसके बाद यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स हैं आपकी, जो कि ओपनिंग 20,000 है, क्लोजिंग 15,000 है, मतलब कि 5,000 से घट रही है। तो इंटेंजिबल एसेट जब भी घटती है तो वो हम क्या लेके चलते हैं, वो राइट ऑफ हुई है, सेल नहीं मानते। उसको हम क्या लेके चलते हैं कि वो आपने एक तरह से खर्चा डाला है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उस खर्चे को डाल करके खत्म किया है। 5,000 से ये एसेट आपने राइट ऑफ किए। इसके बाद आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है, जो कि ओपनिंग थी 30,000, क्लोजिंग 1,00,000 है। तो इसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना होगा। ओपनिंग आपका 30,000, क्लोजिंग 1,00,000 है। और इस साल आपने क्या किया, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30,000 की 40,000 में बेच दी। 30,000 की 40,000 में बेची, तो आपको 10,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ। तो 40,000 तो आपको मिले, पैसे मिले। और 30,000 की आपने बेची, जिस पर 10,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, वो आपका डेबिट साइड पर आएगा। जितने में बेचा, पैसा जो मिला आपका, वो क्रेडिट साइड पर आएगा 40,000। इतना समझ में आ गया। इसके बाद वो कह रहा है कि यहाँ पर अब देखो, आपका टोटल कितना आ रहा है, आपका क्रेडिट साइड का टोटल 1,40,000 का आ रहा था। तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो डेबिट साइड पर आएगा। तो डेबिट साइड पर जो डिफरेंस आएगा, इसका मतलब आपने 1,00,000 की और इन्वेस्टमेंट खरीदी है। 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट और खरीदी है आपने इस साल। तो ये आपकी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई। आपको क्या मिला इस इंफॉर्मेशन से, 40,000 की बेची आपने इन्वेस्टमेंट, 10,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, और जो खरीदी आपने नई इन्वेस्टमेंट, वो अमाउंट आपको पता चल गई। ये दोनों अकाउंट बनाने के बाद अब आ जाओ आप यहाँ पर। आपको मिसिंग सॉरी आपको लेना है वो प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हम प्रॉफिट लेंगे अपना रिजर्व्स एंड सरप्लस में, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा है कि नोट नंबर 1 में देखना है हमको। तो नोट नंबर 1 में देखो, ओपनिंग पिछले साल आपका 1,59,000 था, इस साल ये प्रॉफिट 1,20,000। तो ये प्रॉफिट घट गया, 39,000 से घटा। क्यों घटा, क्योंकि आपको 39,000 का लॉस हुआ है, तभी तो आपको आपका ये प्रॉफिट घट गया। अगर प्रॉफिट होता तो ये वाला बैलेंस आपका बढ़ता। और अगर ये बैलेंस आपका घट रहा है, इसका मतलब आपको लॉस हुआ, और जो लॉस हुआ है वो 39,000 का हुआ है। ऐसे नहीं समझ में आता, तो आप सिंपल ये याद रखा करो कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। और यहाँ पर माइनस में फिगर आ रही है 39,000, इसका मतलब क्या है, लॉस आएगा। तो लॉस आपको मिल गया है, यहाँ पर 39,000 का लॉस है। इसके बाद हमें चेक करना होता है 3 चीजें, क्या रिजर्व में कोई पैसा ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पर जनरल रिजर्व देखो, ओपनिंग 4,00,000 थे, क्लोजिंग 5,20,000,
1,20,000 से रिजर्व्स बढ़ गए, इसका मतलब प्रॉफिट का एक पार्ट आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया, उसे हमें ऐड बैक करना होगा 1,20,000। इसके बाद डिविडेंड देखना है। डिविडेंड क्या है? कोई आपने पे किया है, कोई प्रपोज किया है कंपनी ने? कुछ भी नहीं है। कोई टैक्स आपने पे किया है, कोई प्रोविजन किया है? वो भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जिसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखेंगे सबसे शुरुआत में। अब आपको एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। वो क्या है? नॉन कैश में सबसे पहले ढूंढो डेप्रिसिएशन। अगर एसेट है आपकी तो उसमें डेप्रिसिएशन अगर आपने लगाया है तो वो आपको ऐड बैक करना है, क्योंकि इस खर्चे के लिए आपका कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, तो दोबारा से ऐड करना होगा 30,000 रुपए। इसी तरह से जो आप सेल परचेज कोई भी एसेट करते हो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कवर होता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कवर होता है, तो जो लॉस या गेन जो भी होता है उस पर, वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो वो चीज हम यहाँ पर माइनस करेंगे। गेन है तो माइनस करेंगे, लॉस होता तो हम ऐड करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट को सेल करते हुए आपको जो प्रॉफिट हुआ 10,000 का, वो हम माइनस करेंगे। दूसरा एक बात और समझो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी हम क्या शो करते हैं? सेल करने पर किसी भी एसेट पर से आपको जो पैसा आया वो आप प्लस दिखाते हो, और जो परचेज करने पर पैसा आपने दिया वो आप आउटफ्लो में दिखाते हो। गेन या लॉस वो भी आप वहां पर नहीं शो करते, सिर्फ पैसा आया और गया ही शो करते हो। तो एक तरह से ये आपका नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम दोनों तरह से हो गया, कि इससे आपका कैश फ्लो और इनफ्लो से कोई मतलब नहीं है। ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसलिए हम इसको लेस कर रहे हैं। करेक्ट है? इतना समझ में आ गया? अब आपको देखना है अच्छे से अपनी बैलेंस शीट में क्या चीज देखनी है। क्या कोई एसेट आपने राइट ऑफ की है? हाँ, इंटेंजिबल एसेट हमने देखा था ना, आपकी राइट ऑफ हुई है 5,000 से, तो इसको आपको वापस ऐड करना है। राइट ऑफ करने से कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा, और एसेट को राइट ऑफ कर रहे हो तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी नहीं है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। ये करने के बाद और चेक करो, क्या आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी तो उस पर कोई इनकम आ रही है, या कोई आपकी फाइनेंस एक्टिविटी से जो फंड्स है उस पर कोई आपको इंटरेस्ट पे करना था? हाँ, करना था। यहाँ पर देखो डिबेंचर्स है आपके, जो कि 1 लाख के थे, इस साल बढ़ गए 1.5 लाख हो गए, 50,000 के और डिबेंचर इशू के, और इन पर 8% के रेट से इंटरेस्ट देना था। तो ये जो डिबेंचर्स है इस पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट आपको 8% के हिसाब से करना है। 1 लाख तो पूरे साल के लिए रहे, तो उस पर तो 8,000 का इंटरेस्ट आपका आ ही जाएगा, पूरा 8,000। और जो ये फर्दर जो डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं, आप आगे इंफॉर्मेशन देखना, ये मेरा यहाँ पर छुप गया है। आपने जो आगे डिबेंचर्स इशू किए वो 1 अक्टूबर को इशू किए, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट लगेगा 50,000 के जो नए डिबेंचर्स हैं उसके लिए। तो 50,000 पर पूरे साल का इंटरेस्ट 4,000, और 6 महीने का बनेगा 2,000। तो टोटल इंटरेस्ट आपने पे किया डिबेंचर्स पर 10,000 का, जो कि आपने खर्चा डाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, जो कि ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चा नहीं है, ये आपका फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चा है। तो हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो गया, तो हम इसको ऐड करेंगे। इसी तरह से आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलना था 10% पर एनम के हिसाब से। ये जो इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पर इसका अकाउंट देखो, ध्यान से समझो। इन्वेस्टमेंट जो की थी और जो आपने इसको बेचा, ये हमने एट द एंड ऑफ द ईयर बेची। तो 30,000 की जो इन्वेस्टमेंट आपने साल के अंत में बेची, एंड में बेची, तो इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल का। तो 30,000 पर इंटरेस्ट मिलेगा 10,000, 10% के हिसाब से 3,000 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये इंटरेस्ट की इनकम आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। इन्वेस्टमेंट पर इनकम आ रही है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो आप ये माइनस करोगे। अब हमने जो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, वो कब खरीदी? कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप खुद से एज्यूम कर सकते हो कि आपने स्टार्टिंग में खरीदी या एंड में खरीदी। जो भी एजम्पशन लेते हो आपको क्वेश्चन में एंड में जरूर से लिखना है, नोट लिख करके, कि ये मैंने एज्यूम किया है कि ये इन्वेस्टमेंट मैंने शुरुआत में खरीदी है या एंड में खरीदी।
अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हमने ईयर एंड में ही खरीदी है। क्वेश्चन को बुक के अकॉर्डिंग चलते हुए, बुक के आंसर के अकॉर्डिंग चलते हुए मैं इसको ये मानती हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट हमने ईयर एंड में खरीदी, इसलिए इस पर इंटरेस्ट इनकम आपको इस साल नहीं मिली। क्लियर है? तो सिर्फ 30,000 पर आपको इंटरेस्ट मिला, 3,000 का वो हमने माइनस कर दिया। याद रहेगा? समझ में आ गया? अब आ जाओ, ये सब करने के बाद एक चीज और रह गई है। यहाँ पर आपने जो शेयर इशू किए हैं इस साल, नए शेयर इशू किए, उस पर आपको 10,000 का खर्चा हुआ, जो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला। अब ये जो 10,000 का खर्चा है, ये आपका फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड है। शेयर को इशू करते हो, इशू ऑफ शेयर्स पर, शेयर इशू पर आपका जो भी खर्चा है वो फाइनेंस एक्टिविटी है। डिविडेंड देते हो तो वो भी फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा। तो शेयर से रिलेटेड खर्चा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, तो हम इसको वापस ऐड करेंगे 10,000। और अब यहाँ पर सारा कुछ करने के बाद देखा आपने किस तरह से एक एक चीज को आपको कवर करना है, समझ के करना है। तो इन सब को प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,23,000। अब हमें चेंजेस देखने हैं करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स में। तो करंट लाइबिलिटीज ओपनिंग आपकी 40,000 है, क्लोजिंग आपकी 60,000। ट्रेड पेबल्स आपके 20,000 से बढ़ गए। इसका क्या मतलब है कि आपने सामान उधार में खरीदा। ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जिनसे सामान आपने उधार में खरीदा, पेमेंट नहीं की, तो एक तरह से आपने उनसे लोन लिया। लोन ले रहे हो तो इनफ्लो हो रहा है कैश का 20,000 का। डिफरेंस ही देखना है आपको, ये अमाउंट या ये अमाउंट नहीं लिखनी, सिर्फ हम डिफरेंस देखते हैं। इसके बाद आ जाओ करंट एसेट्स। इन्वेंट्री आपकी ओपनिंग थी 4,20,000, क्लोजिंग 6,30,000। तो कितने से बढ़ गई है आपकी? 2,10,000 से स्टॉक आपका बढ़ गया। कैसे बढ़ा? आपने परचेज किया, परचेज करने पर पेमेंट की तो आउटफ्लो हुआ। 2,10,000 का माइनस करोगे, आउटफ्लो हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल्स 4,94,000 ओपनिंग, क्लोजिंग 3,20,000। डेटर्स थे आपके ये। डेटर्स अगर आपके 1,74,000 से घट गए, तो इसका मतलब आपको पेमेंट रिसीव हुई, तभी तो ये घटे। पेमेंट रिसीव हुई तो इनफ्लो हुआ 1,74,000 का, आप ऐड कर। ये सब करने के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हम सबसे एंड में शो करते हैं। अदर करंट एसेट्स को देखने के लिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स में देखना होगा। यहाँ पर देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग नील था, क्लोजिंग 4,000 है। तो इस साल आपने कोई एडवांस पेमेंट की है किसी खर्चे के लिए, तो अगर ये एडवांस पेमेंट की तो आउटफ्लो हुआ तो माइनस करोगे 4,000। इसी तरह से आपकी एक्रूड इनकम ओपनिंग थी 5,000 और क्लोजिंग है 3,000। एक्रूड इनकम का मतलब है आउटस्टैंडिंग हो चुकी है आपकी इनकम, इनकम मिलने वाली थी आपकी, ये इनकम मिलनी थी, तो ये घट गई 2,000 से। इसका मतलब ये 2,000 की पेमेंट आपको मिल गई है। ये इनकम जो 5,000 की आपको मिलनी थी, वो अब 3,000 रह गई। इसका मतलब 2,000 आपको मिल गए। 2,000 मिल गए, इसका मतलब इनफ्लो हुआ। तो डिक्रीज इन एक्रूड इनकम 2,000 प्लस करो। प्लस माइनस करने के बाद अब आपके पास नेट आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,05,000। प्लस माइनस सब कुछ करने के बाद 1,05,000 से आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से कैश का इनफ्लो हुआ है, पैसा आया है। ये हो गया आपका। अब आ जाओ आप नेक्स्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमको एसेट्स की सेल और परचेज देखनी है या किसी इन्वेस्टमेंट से इनकम देखनी है। तो अब आपने यहाँ पर क्या क्या खरीदा और क्या बेचा? आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा, 40,000 रुपए मिले आपको बेच करके। सेल प्रोसीड्स जो मिली वही देखना है, गेन को आपको यहाँ पर नहीं लिखना। इसके बाद इस इन्वेस्टमेंट पर हमको इंटरेस्ट भी मिला था, अभी मैंने आपको समझाया था। तो वो 3,000 की इनकम आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाओगे, जो कि हमने कहां पर माइनस की? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस की थी। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं थी वो इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो हमने यहाँ पर प्लस कर दिया। अब आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ सामान खरीदा भी है, आपने मशीनरी खरीदी है और इन्वेस्टमेंट भी खरीदी है। तो 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदी है, आउटफ्लो होगा। मशीनरी खरीदी 2,70,000 की, ये भी आउटफ्लो हुआ, कैश का खर्चा हुआ। तो 3,70,000 से माइनस करोगे और 43,000 का इनफ्लो हुआ। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 3,27,000। मतलब कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से आपका कैश का
आउटफ्लो हुआ है 3,27,000 का। अब आ जाओ लास्ट फाइनेंस एक्टिविटी में, देखो क्या शेयर इशू किए हैं, कोई लोन लिया है, डिबेंचर इशू किए हैं, कोई और फाइनेंस से रिलेटेड आपने कोई खर्चा किया। हाँ, शेयर हमने इशू किए हैं, तो 2 लाख के शेयर आपने और इशू किए। 8 लाख थे ओपनिंग, क्लोजिंग 10 लाख, तो 2 लाख के जो बढ़े, इसका मतलब इस साल आपने नए शेयर इशू किए 2 लाख के, और यहाँ पर कैश का इनफ्लो हुआ। इसी तरह से आपने पैसा डिबेंचर्स भी इशू किए हैं, 1 लाख से 1.5 लाख हो गए, 50,000 के डिबेंचर इशू किए, तो 50,000 ये भी इनफ्लो हुआ। अब इनसे रिलेटेड कुछ खर्चा भी हुआ। डिबेंचर पर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, जो कि आपने पे किया, और ये इंटरेस्ट पे करते हो तो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो आपने क्या किया था, ये इंटरेस्ट का खर्चा आपने कहा था कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो हमने ऐड किया था। लेकिन ये खर्चा है फाइनेंस एक्टिविटी का, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे 10,000 का डिबेंचर पर इंटरेस्ट। कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। और हमने शेयर्स को इश्यू करते हुए भी खर्चा किया 10,000 का। ये शेयर को इश्यू करते हुए खर्चा है, तो ये भी आप फाइनेंस एक्टिविटी में डालोगे, जो कि हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस किया था। तो फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड के खर्चे हमने यहाँ पर माइनस किए, और प्लस माइनस करने पर आपके पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज पॉजिटिव आ रहा है 2,30,000। तीनों एक्टिविटीज का नेट कितना आता है आपका, नेट देखना है। तीनों एक्टिविटीज को करने से आपके पास नेट कैश का फ्लो क्या है, इनफ्लो है या आउटफ्लो है। तो तीनों का देखो आप, 1,05,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनफ्लो आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आउटफ्लो आ रहा है 3,27,000, और 2,30,000 का इनफ्लो आ रहा है फाइनेंस एक्टिविटी से। तो प्लस माइनस नेट करने पर आपके पास इंक्रीज आ रहा है, इनफ्लो आ रहा है 8,000 का। तीनों एक्टिविटीज को करने से आपका इस साल 8,000 से कैश का बैलेंस बढ़ गया होगा, बढ़ गया है, चेक करना होगा। तो यहाँ पर देखो, आपका ओपनिंग था 20,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग 20,000 था, इस साल 8,000 से बढ़ गया, तो क्लोजिंग आपका 28,000 होना चाहिए। बैलेंस शीट में देखो 28,000 का ही क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, हमारा मैच कर गया, इसलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से पिक करना है, समझना है, कंप्लीट करना है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपकी प्रैक्टिस के लिए गुड बाय and take care.